हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलेगा। तो चलिए, माय पास्ट लाइफ इज़ सो इन फ्यूचर में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग की आंखें खुलती है तो उसे अपने आंखों के सामने वांग जी का चेहरा दिखाई देता है। फिर वह ध्यान से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी सोते हुए सच में बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रहा था। उसको ऐसे देखकर विंग के चेहरे पे भी बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, हाँ, ये क्रोकोडाइल सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, जैसे इनसे ज़्यादा मासूम और बेचारा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन जैसे ही नींद से जागेंगे तभी उनके अंदर के शैतान की शैतानियत भी जागृत हो जाएगी और उसका सबसे पहला निशाना हाँ मैं ही बनूंगा। इसलिए इससे पहले कि ये क्रोकोडाइल की आंखें खुले, उससे पहले ही यहाँ से निकलने में भलाई है विंग। और ये अपने मन में बड़बड़ाता है। फिर वो धीरे से उठकर जैसे ही जाने को होता है तभी पीछे से वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और बेड पे गिरा देता है। फिर उसके बाद खुद वो उसके ऊपर आ जाता है। और ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ था कि विंग तो डर के मारे उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी और वो डरकर अपनी आंखों को ही बंद कर लिया हुआ था। वांग जी विंग की कमर पर चिमटी काट लेता है और जिस वजह से विंग अपनी आंखें तुरंत खोल देता है। जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है तो वांग जी भी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। वो उसे देखते हुए कहता है, आप जाग गए। वांग जी कहता है, हाँ, अभी तुम मेरी इतनी तारीफों को पुल बांध रहे थे, उसी को तो मैं सुन रहा था जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। हाँ। वांग जी विंग को अपने और करीब करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे दिमाग में ये बातें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आती हैं? क्रोकोडाइल, पाकर बिल्ला एंड वाट एवर। हाँ, इतने सारे कहाँ से लाते हो बताओ मुझे। विंग जो कि अभी चुपचाप से एक छोटा मेमने की तरह उसे देख रहा था, ओनली फॉर उसके पास ऑप्शन में वही था और कुछ भी नहीं। विंग उससे कहता है, मुझे जाना है, बाहर सब मेरा वेट कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो कैसे भी करके इस बागर बिल्ली के चंगुल से वो भागना चाहता था। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं मेरी जान, पहले तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग विश जो करना होगा और एक किस भी तो देना होगा ना, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है। विंग की बात सुनकर वांग जी उसे होल्ड करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आराम से सोए रहो, मुझे नींद आ रहा है और वैसे भी मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं तो ऑफिस जाता हूँ ना टर्टल, और मैं ऑफिस कभी भी जा सकता हूँ, है ना। और अगर जल्दी जाना है तो ज़्यादा सोचो मत, मैंने जो कहा है ना वो करो। वांग जी विंग को और अपने नज़दीक कर लेता है और कहता है, जल्दी करो, हम वेटिंग। वांग जी की सुबह सुबह इतनी कूल वॉइस सुनने के बाद विंग धीरे से खसकते हुए उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसके चिक्स पे छोटा सा पिक किस कर देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी अपनी बात मनवाने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो विंग के चिक्स पे किस कर लेता है और उसे पकड़ के आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से वो उसने हक किया हुआ था। वांग जी के छोड़ते ही विंग बिना एक सेकंड की देरी किए वो सीधा जल्दी से बेड से नीचे उतरकर बाथरूम की ओर भाग जाता है, जैसे कि अगर एक सेकंड भी वो वहाँ रुका तो वांग जी उसे जिंदा ही खा जाएगा। विंग को इस तरह से भागते हुए देखकर वांग जी की भी हंसी निकल जाती है। फिर वो उठकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विंग एक वाइन कलर का शर्ट पहने हुए अपने गीलों वालों के साथ में बाथरूम से बाहर आता है। फिर वो रूम में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर वांग जी को देखता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं दिखाई नहीं देता। तब जाकर वो रिलैक्स हो जाता है और आईने के सामने आकर रेडी होने लगता है। हेयर ड्रायर की मदद से अपने बालों को वो सुखा रहा होता है और फिर जल्दी से तैयार होकर रूम के बाहर आने लगता है। वो जैसे ही बाहर आता है उसे हमेशा की तरह हॉल में बैठे हुए अंकल दिखाई देते हैं। विंग हमेशा की तरह उसके पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर
वो आदत से मजबूर किचन में चला जाता है। वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पर कई सारी मेड मौजूद थी ऑलरेडी। विंग सबको एक प्यारी सी स्माइल के साथ में गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी जो वहाँ का हेड बटलर होता है वो विंग को वहाँ पर देकर कहता है, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो निकलो जल्दी से बाहर, वरना सर हमें नौकरी से बाहर कर देंगे। विंग कहता है, काका मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस यह देखने आया था कि नाश्ते में क्या बन रहा है। अभी वो उनसे बात कर ही रहा होता है, तभी उसको हॉल में से आती आवाज़ सुनाई देने लगती है, जहाँ सिसी हॉल में आकर सबसे मिलती है। उसको इतने दिनों बाद देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अंकल कहते हैं, अरे सिसी बेटा तुम तो अभी भी वैसे ही सुंदर हो जैसे कि पहले थी, बस थोड़ी सी लंबी हो गई हो। सिसी अंकल की बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, थैंक यू अंकल, वैसे आप भी पहले की तरह हैंडसम और कूल हो। तभी वहाँ पर वांग जी की मॉम आ जाती है और अपने सामने सिसी को देखकर कहती है, थैंक गॉड तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम आओगी। सिसी कहती है, मैं क्यों नहीं वापस आती, हाँ जब मेरी मॉम डैड यहीं पे रहते हैं तो मुझे वापस तो आना ही था ना। वैसे आप बताइए आंटी आप कैसी हैं? फिर वह एक एक करके घर के सारे फैमिली मेम्बर से मिलती है। वहीं विंग दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ओह इस मैडम का नाम सिसी है, बट ये है कौन, और इससे पहले ये मुझे इस घर में दिखी क्यों नहीं? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी? फिर वो खुद से ही कहता है, अरे नहीं वो ये नहीं हो सकती क्योंकि ये तो लड़की है और वो एक लड़का था। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कोई भी हो। तभी एक मेड सबका नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। सब जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पर जैसे ही विंग जाकर देखता है कि सिसी को वांग जी की मॉम ने विंग की जगह पर बिठा रखा हुआ है। विंग सुबह सुबह तमाशा नहीं चाहता था, इसके चलते वह कुछ नहीं बोलता है और दूसरी साइड जाके बैठ जाता है। वांग जी हेड कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और उसकी एक साइड विंग और दूसरी साइड सिसी बैठी हुई होती है। विंग सिसी को घूर घूर कर देख रही होती है, लेकिन सिसी का पूरा ध्यान वांग जी के ऊपर ही होता है, जिसे देखकर विंग को बहुत तेज गुस्सा आता है। वहीं वांग जी का ब्रदर मिस्टर कि सीचन, यहाँ पे सीचन वांग जी से छोटा है, तो सीचन क्रिस से कहता है, मिस्टर क्रिस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? मिस्टर क्रिस कहते हैं, हाँ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, और हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे बॉस एक राजा हैं और उनके दोनों साइड दो दो रानियाँ बैठी हैं, जिनमें से एक रानी दूसरी रानी की 12 बजाने वाली है। सीजन कहता है, हाँ और वो रानी हमारी प्यारी भाभी है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी सौतन को अपनी आंखों से ही मार डालेंगे। तभी अंकल उन दोनों के कान में कहते हैं, तुम दोनों अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो उस राजा के कान में गलती से भी तुम दोनों की आवाज़ चली गई तो वो तुम दोनों को देश निकाला जरूर कर देगा, वो भी बिना एक सेकंड के देरी किए। इसलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप से एंजॉय करो जो हो रहा है वो, और हाँ साथ में मुझे भी करने दो। और फिर वो उन दोनों को देखकर स्माइल पास कर देते हैं। अंकल का ऐसा बिहेवियर देखकर उन दोनों को तो मिनी हार्ट अटैक आने वाला होता है और वो अपने दिल पर अपना हाथ रख लेते हैं और एक साथ कहते हैं, हमारे सड़ू अकड़ू अंकल कहाँ चले गए? कहीं हमारे अंकल को किसी ने चुरा तो नहीं लिया ना? कहीं हमारे अंकल बदल तो नहीं गए ना? उसके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा तो नहीं आ गई ना? हे भगवान, हमारे अंकल जहाँ भी हैं उन्हें सुरक्षित रखना, क्योंकि ये अंकल तो हमारे अंकल है ही नहीं। हाँ नहीं, ये ज़रूर कोई उनका बहरूपिया है जो यहाँ पे गलती से आ गया है, या फिर किसी और ग्रह से आया है जो टेलीपोर्ट होकर के यहाँ चला आया है और हमारे अंकल को चुरा के ले गया है। इससे आगे कि वो दोनों कुछ और बकवास सी बातें करते, उससे पहले ही अंकल उन दोनों को घूर कर देखने लगते हैं, जैसे वो कहना चाह रहे हो, बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो इतनी पर ही, हाँ नहीं तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा और 1000 रूल्स बुक लिखवाऊंगा, देख लियो। उनकी आंखों को देखकर वो दोनों चुपचाप से अपनी जगह पर म्याऊं बैठ जाते हैं अपना मुंह बंद करके। वहीं विंग सिया को देखता है जो एकटक वांग जी को घूर घूर कर देख रही होती है अपनी हवस भरी निगाहों से, जिसे देखकर विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। विंग सिसी को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये देखो देवी जी को, ये तो मेरे हस्बैंड को ऐसे घूर रही है जैसे अपनी निगाहों से ही उनका चीर हरण कर डालेंगी, और इस चिलगोजे को भी देखो आराम से खुद को देखने भी दे रहा है। हाँ,
अगर वही मैं होता तो एक सेकंड में ही पता चल जाता कि मैं उससे घूर रहा हूँ। लेकिन इस छिपकली को देखो, न जाने कब से ताड़ रही है मेरे इस डेविल हस्बैंड को, और उसको पता तक नहीं चल रहा। हाँ। विंग ये सब सोचते हुए अजीब अजीब तरीके से अपना मुंह बना रहा होता और कटलरी को प्लेट में ऐसे ना घुमा रहा होता, कूट पीट रहा होता है। जो सब नोटिस कर रहे होते हैं और अपने मन ही मन हंस रहे होते हैं। तभी अंकल कहते हैं, नाश्ता करना स्टार्ट करो सब लोग। उनकी आवाज़ सुनकर सब अपने अपने सीन्स में वापस लौटते हैं। लेकिन जैसे ही विंग नाश्ते को देखता है, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता और कहता है, मुझे नहीं खाना ये नाश्ता, मुझे नहीं खाना, ये सड़ा हुआ उबला हुआ नाश्ता मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ स्पाइसी और चटपटा खाने को चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ। विंग को चिल्लाते हुए देखकर सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता है और अंकल कहते हैं, अब क्या हो गया, क्यों नहीं खाना बताओ। विंग कहता है, मुझे इस नाश्ते में कोई भी नाश्ता मेरे पसंद का नहीं है, इसलिए मुझे नहीं खाना है। अंकल कहते हैं, हाँ। जैसे ही मुंह खोलने के लिए होते हैं कि कुछ उसको डांट लगाया कुछ बोले, तभी वांग जी अपनी आंखें दिखाकर उन्हें इशारा करते हैं चुप रहने का, और खुद वो बोलता है, अच्छा तुम्हें जो खाना है वो बताओ, तुम्हारे लिए मैं वही बनवा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने ये दूध ख़त्म करना पड़ेगा। तो बोलो, तुम पियोगे तो मैं दूसरा नाश्ता को बोलता हूँ। विंग बोलता है, पर ये तो गलत बात है ना, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दूध पीना मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ स्पाइसी खाने के लिए चाहिए। और वो फिर दूध का गिलास उठाकर नाक बंद करके दूध पीना शुरू करता है। विंग अभी दूध पी ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। विंग बिना एक पल की देरी किए अपने अगल बगल में बिना देखे ही वो तुरंत फ़ोन को उठा लेता है। उसके फ़ोन उठाते ही एक इंसान कुछ बोलता है, जिसे सुनकर विंग एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आपको पता है आपने कितना अच्छा काम किया है। तभी इधर से वो इंसान कुछ भी बोलता है तो विंग कहता है, डोंट वरी, मैं अभी अभी निकल ही रहा हूँ यहाँ से। और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। वांग जी की मॉम विंग की हरकत देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर का एक रूल ये भी है कि डाइनिंग टेबल से बिना कोई नाश्ता किए नहीं उठ सकता है। वांग जी की मॉम अपने मन में कहती है, आज तो इस लड़के की शामत आने वाली है। आज इसको कोई नहीं बचा सकता सबके गुस्से से। असली मजा तो अब आएगा। विंग अभी 2 कदम आगे बढ़ाया होता ही है कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लेता है और उसको उसकी कुर्सी पर बिठा देता है। विंग बच्चे जैसी शक्ल बनाकर कहता है, मैंने तो दूध पी लिया ना, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ना बहुत ज़रूरी वाला काम है। वांग जी कहता है, चले जाना, लेकिन बिना नाश्ता किए नहीं जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाने के लिए काका गए हैं, उसे तो करके जाओ। विंग कहता है, लेकिन उनका वेट करूँगा तब तक मुझे देर हो जाएगी। और फिर वो इतना बोलकर मुंह बना लेता है। फिर कुछ सोचते हुए इसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी कुर्सी खिसकाकर वांग जी की कुर्सी के पास ले जाता है और अपना मुंह खोलकर वांग जी को इशारा करता है कि अपना नाश्ता मुझे न खिला दो आप। उसकी इस हरकत को देखकर सबकी जान हलक में आ गई हुई थी, क्योंकि सबको पता है वांग जी के लिए टेबल मैनर्स कितना ज़्यादा मायने रखता है। और विंग ने तो कब से डाइनिंग टेबल को जंग का मैदान बना के रखा हुआ है चिल्ला करके, और वांग जी फिर भी चुप था। लेकिन विंग ने ये हरकत करके सोए हुए सिर को जगा दिया था। विंग जब देखता है वांग जी उसको नहीं खिला रहा है, तो वो खुद झुककर वांग जी के हाथों को पकड़कर चम्मच में जो खाना होता है ना, उसे अपने मुंह में डाल लेता है और आराम से खाने लगता है। सारे लोग अपना खाना छोड़कर उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। वांग जी जब सबकी नज़र खुद पर महसूस करता है तो वो सबको देखता है और खाने का इशारा करता है, और फिर वो खुद से विंग को खिलाना स्टार्ट कर देता है, वो भी अपने हाथों से। ये सीन देख करके एक बार फिर से सबको झटका लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, चुपचाप से अपना खाना खाने लगता है। लेकिन वहीं पे 2 लोगों के चेहरे पे 12 बजे हुए थे और यह सीन देखकर गुस्से में उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस रही होती हैं। विंग 3-4 चम्मच खाकर वांग जी को इशारों में मना कर देता है खाने से, और उठकर सबसे पहले अंकल के गालों पर एक किस कर देता है और कहता है, लव यू अंकल। यहाँ तक कि वह वांग जी के भाई के गालों पर भी किस करके उसको लव यू बोल देता है। वांग जी का भाई, आई मीन सीजन मिस्टर किस
दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं खुद से, भाभी को क्या हो गया है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं मिस्टर क्रिस, मुझे भी नहीं पता कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी सौतन को देखकर ना ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। विंग जो कि वहाँ से जाने लगता है, फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ता है और वांग जी के गालों पर भी किस करने जैसे ही जाता है वांग जी, उसकी टाइमिंग उसकी तरफ उसी टाइम उसकी तरफ पलट जाता है और गलती से उसकी नाक पर वो किस कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं सिसी का जो पेशेंस लेवल था वो जवाब दे रहा था और वो अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती है, ये बदतमीज़ लड़का कौन है, हाँ, जिसे ना थोड़ी सी ही टेबल्स मैनर्स पता है और ना ही बात करने का कोई तरीका, इसके साथ कैसे बिहेव करना है वो तक नहीं जानता ये लड़का। और इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने वांग जी के खाने को जूठा कर दिया, और तो और उसने इसे किस करने की गलती की है और आप लोग उसे डांटने की जगह हंस रहे हैं। मैंने तो पूरी लाइफ में ऐसे इंसान को नहीं देखा, पहली बार इतने बदतमीज लड़के को देख रही हूँ। सीसी की बातें सुनकर सारे लोग उसी को घूर कर देखने लगते हैं। सीचेन कहता है, आप जिसे बदतमीज लड़का बोलने की हिम्मत कर रही हैं, आपको पता भी है वो कौन है? सीसी कहती, उसे देखकर तो लग रहा है कि वह किसी अमीर घर की बिगड़ा हुआ शहजादा होगा। वांग जी जो कि कब से चुप था, उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी ऊंची आवाज़ करते हुए कहता है, वो मेरी वाइफ है, सो थोड़ा तमीज़ से बोलो और आइंदा तमीज़ से उसे एड्रेस करना। सीसी कहती है, वो मतलब ध्यान नहीं दिया और अचानक से बोलते हुए कहती, तो क्या हुआ, वो तुम्हारी वाइफ है? तो उसे जैसे ही रियलाइज होता है वो एकदम शॉक, वाइफ शब्द पे जब वो जोर डालती है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी बातों से पलटते हुए तुरंत कहती, क्या क्या कहा तुमने कि वो तुम्हारी वाइफ है? सीचन कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, वो भाई की वाइफ है और आपकी भाभी, वांग जी की भाई। सीचन की बात सुनकर सीसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक स्माइल के साथ में वांग जी की तरफ देखने लगती है और बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज़ में कहती है, वांग जिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने शादी कब की है, इस बारे में हमें पता क्यों नहीं है? सीचन फिर से बीच में बोल उठता है, क्योंकि भाई ना भाभी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में शादी कर ली। नहीं बताने का कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि उनके दुश्मनों की नज़र उनके प्यार को लगे। समझ गई आप? अब आप तो अच्छे से समझ सकती हैं ना, भाई के कितने दुश्मन हो गए हैं बिजनेस वर्ल्ड में, और अगर उनको भाई की कमजोरी के बारे में पता लग गया तो वो उसकी कमजोरी के ऊपर वार करने की कोशिश करेंगे ना, मतलब मेरी भाभी के ऊपर। और भाई नहीं चाहते भाभी को गलती से भी एक खरोच भी लगे, इसीलिए उन्होंने शादी को छुपा कर रखा है। और कुछ जानना है आपको? सीसी तो सारी बातें वांग जी से सुनना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे अपनी इमेज को सही रखने के लिए झूठ मूठ का हंसते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई, और चेहरे पर एक इविल स्माइल लाते हुए वांग जी से कहती है, कंग्रेचुलेसन, और अपने मन में कहती है, कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे नहीं थी तो तुमने शादी कर ली, और एक बार भी मेरे को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा वांग जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब आ गई हूँ ना, बस कुछ ही दिनों में उसे तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे डिजर्व करते हैं, वो बदतमीज लड़का नहीं जिसे किसी भी चीज़ की मैनर्स नहीं है, ना ही होश है, और कैसे और कब क्या करना चाहिए ये तक उसे पता नहीं है। सो डोंट वरी वांग जी, तुम बस वेट करो, मैं कैसे उसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।